सर अस्सलाम वालेकुम। और इस्लाम आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ, ठीक हो? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर अटेंडेंस का तो चेंज कर दे। अच्छा, मैं अभी कर देता। तो वो पता चल गया तुम्हें कि 28 से पेपर है, नोटिफिकेशन आ गया है? ये नहीं पता अभी? जी सर चल गया है पता, लेकिन सर उसमें जो आई है कि अब लैपटॉप मस्ट है। हाँ, तो वो क्या वो है तो? सर वो ये है कि अब हमारी क्लास में सिर्फ 3 या 4 बंदों के पास बस लैपटॉप है, बाकी पूरी क्लास किसी के पास लैपटॉप नहीं है। तो यार वो तो मैनेज कर तुम्हें, वो उसमें इसलिए भी है ना कि वो ताकि तुम्हारा नेट वगैरह जो है वो ऑफ ना हो। वीडियो फिर 2 आवर्स का टाइम है तो 2 आवर्स भी ही आपके पास जो है ना जी वीडियो कैमरा ऑन रहेगा। जी सर वो तो बात ठीक है, लेकिन सर अब इतनी जल्दी सर अरेंज भी हो जाए, चलें ठीक है सर, हम मतलब अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये इशू है कि सर जी अब हम सीखेंगे कैसे उसके ऊपर काम करना। ये तो है, लेकिन इसके लिए तुमने की है बात किसी से भी नहीं? जी सर मैं अभी मतलब सुबह ही मैंने देखा है वो नोटिफिकेशन, रात को मैं सो गया था तो मैं अभी बात करता हूँ सर आमिर से। ये देख लो बरली, मैं तो असल में मैंने तो जस्ट ये है इस पे पढ़ा कि 2 आवर्स हैं और जो है ना जी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज, 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है। जी सर ये तो मैंने भी सुना है कि फाइल अपलोडिंग वाला उसमें चक्कर नहीं है हमारे पास है। हाँ, वो उस पर ही होगा। और वो दूसरी बात ये है कि फाइल अपलोडिंग हो या ना हो, क्योंकि आपको ये पता है कि क्वेश्चन तो शो उस पर ही होंगे ना। ठीक है। नहीं सर फिर फाइल अपलोडिंग वाला सिस्टम हो तो फिर हमें मोबाइल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैम स्कैनर जो है वो फिर मोबाइल में ही यूज होता है हमारे पास। नहीं, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया है वो मुझे शायद ना मिला हो, मुझे भी भेजना ना जरा। मैं वो जी सर मैं आपको भेजता हूँ सर, अहमद ने ही रात को हमें सेंड किया था वो नोटिफिकेशन। हाँ, तो बस फिर वो कोई होगा, मेरे से में माइंड नज़र से नहीं गुजरा। मेरे में तो यूनिवर्सिटी की ईमेल आई है मुझे, जी वो सर और मैंने बाकी हमने सर अहमद से कंफर्म भी किया है कि क्या लैपटॉप मस्ट है, तो सर ने कहा है जी हाँ लैपटॉप ही मस्ट है, मोबाइल वगैरह नहीं यूज कर सकते। तो वो फिर अब वो उसको करो मैंने, जैसे भी है। ये तुम्हें पता है तो है, हालात एकदम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो क्लास ये है सूरत हाल, अगर 28 से पेपर भी शुरू है तो 28 को मंडे है ना, तो मंडे में आप ये देख सकते हैं कि आपका तो जाके पेपर वीकेंड पर ही होना है। पहली तो बात ये तो आपको इसमें अब ये भी हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो फर्स्ट वीक में हो जाए या फर्स्ट वीकेंड में हो जाए, और आगे भी जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना? या इस दफा हुई नहीं थी वो? जो मिड एग्जाम दिया है वो कब से स्टार्ट हुआ था? जुम्मे को ना तुम्हारा? जी सर जी रूटीन सर, से स्टार्ट ट्यूसडे हुआ से है हमारे जैसे से पहले हुआ था। होता था। अच्छा, तो बहरहाल वो तो अभी इसको देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मगर ये है कि तुम्हारे पास अगर जाए ना देखा तो तुम्हारे पास 3 वीक्स बनेंगे। ठीक है। तो 3 वीक्स में अगर आप ऐसे अभी हैं देखते जो मजीद अभी हैं, तो अभी जो यानी 3 वीक्स अगर मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। देखो इस टाइम की सिचुएशन है ना वो ये है कि अब तक मैं एक तो 5 असाइनमेंट्स तुम्हारी ले चुका हूँ, और 6 क्विज़ हो चुके हैं। ऐसी बात है। तो क्विज़ का तो इशू नहीं है, ये 8 पूरे करने से तो ये हो जाएंगे इजीली। ठीक है, ये 8 इस तरीके से होंगे ना कि अगर इस वीक ना भी क्विज हुआ, लेट्स सपोज मैंने क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करवाना है मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है, तो इसके फिर ये आपके पास आगे 3 वीक्स हैं, तो एक एक भी होता है तो ये 8 पूरे हो जाएंगे। ये मसला तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, असाइनमेंट्स का इस तरह से है कि असाइनमेंट अभी 3 रहती हैं। कोई असाइनमेंट जो है ना वो न्यू बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह फेरोमैग्नेटिक का प्रूफ हमने आज कुछ थोड़ा बहुत देखना है, पहले भी आप लोग असाइनमेंट जो जमा रहे हो करवाते, वो कोई नई चीज़ नहीं थी, वो वही कुछ था जो आपने यहाँ पढ़ा था।
इस तरह ही अगर देखा जाए तो 1+1+1 हर वीक में एक असाइनमेंट अगर लेट्स सपोज हो, क्योंकि 28 से पेपर है तो 28 तक आप जमा करवा सकते हैं, इसमें इशू नहीं है, पूरा वीक होगा। ठीक है, तो ये इजीली आपकी 3 असाइनमेंट यहाँ से कवर हो गए। क्यों जी, हमारे साथ बात समझ रहे हो ना? जी सर। तो इस तरह से फिर ये 8 और +8 जनाब वाला ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो यूनिवर्सिटी ने कहा था ना हमें कि 8+8 वाला सिलसिला करें। तो इसको ऐसे फिर अगर आप में कोई कुछ में कुछ ऐड करना चाहता है तो बताएं। गर्ल्स अंबर फातिमा बैठी हैं, असिद्रा, अंबर, और पता नहीं क्या नाम थे बाकियों के। 112 लोग सिर्फ आए हैं, क्लास है 20 की। अभी भी अगर ये हालात हैं, पेपर के दिन करीब है, तो फिर आगे क्या बनेगा? फिर तुमने कहना हमारे नंबर कट गए, नंबर नहीं आए हमारे। तो मुबीन हसन भी कभी कभार आ रहे हैं आजकल। मुबीन हसन सर एक्टिव हो गए, थोड़े से पेपर जो हैं वो शुरू हो गए, होने वाले हैं, लिहाजा थोड़ा सा ज़रा जो टाइम दो, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे नंबर नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। इस दफ़ा आपने हिसाब किताब जो आपके सामने आपने देख लिया सारा हिसाब किताब, तो वो वाली बातें जो है ना वो नहीं है। तो ये था जी असाइनमेंट्स का और उनका क्विज का जो मैंने आपको बताना था। अच्छा, अब रह गई बात कोर्स की। कोर्स की जो बात है ना जी, वो हमारा एक अभी पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला। ठीक है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का ऑब्वियसली छोड़ना तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो जहाँ हो सक जितना हो सका इसको देखेंगे लाजमी, क्योंकि तुम लोग जो है ना वो पहले ही पीछे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास लेट ले नहीं सका, पहले तुम कुछ और पढ़ते रहे, वो मेरा कसूर तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की चाहे 5 स्लाइड्स हों, 6 हों, 7, जितनी कवर हो सके वो हम देखेंगे। ये चैप्टर अभी स्टार्ट होना है, अभी नहीं हुआ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाली जो बात है ना जी, वो तो इस तरह है कि आज मैं इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करवा दूंगा, ये आज वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो मुझसे पढ़ा, एक आपने मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ा और एक आपने डायलैक्ट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ा, और कुछ हमने सेमीकंडक्टर थ्योरी देखी। सेमीकंडक्टर थ्योरी का अलग से पोर्शन है, ऑप्टिकल का कुछ देखने के बाद जो है ना कुछ पोर्शन सेमीकंडक्टर थ्योरी का भी देखेंगे। तो ये सारा कोर्स हमें लग गई आपको। इसमें से कुछ पूछना तो पूछा, ताकि मैं फिर आउटलाइन जरा शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि तुम लोग उसमें आइडिया हो जाए कहाँ पे है। अच्छा जी, अच्छा ये सबको नजर आ रही है आउटलाइन? देखो जी, डायलेक्ट्रिक सॉलिड वाला कुछ पोर्शन मैंने आपको करवाया है। सेमीकंडक्टर में कुछ शुरू की बातें देखी थी, डिटेल से नहीं गए आगे ना। ऑप्टिकल में देखा ही कुछ नहीं, मैग्नेटिक में सारा कुछ देख लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी पता नहीं होता भी है ये नहीं होता। ठीक है जी, ये है सारी चीजें। ऑप्टिकल की आउटलाइन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है ये, इंशाल्लाह एक वीक में कोशिश करेंगे इसको एक वीक में ख़त्म कर दें, और छोड़ना भी नहीं है, ये मजबूरी है। तो ये सारा है जी क्वेश्चन। सिर्फ कंडक्टिविटी देखेंगे, जितना हो गया, ये नहीं होता जो भी होता है इसकी, फिर इसको सबसे एंड पे रखेंगे। ठीक है, तो ये है जी सारा कुछ आपके सामने जो मौजूद है। ये उस पर भी पड़ा हुआ है आपकी आउटलाइन, उस पे स्लेट पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्लास, आज का जो टॉपिक है ना वो वीस थ्री से रिलेटेड है। इसको वेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं।
आपने 3 तरह की थ्योरीज देखी। एक आपने पैरामैग्नेटिक की थ्योरी देखी, एक आपने डायमैग्नेटिक की थ्योरी देखी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास जो है ना वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी है। और आपको शायद याद हो कि मैंने कुछ बात को बताया था, ये कौन से हैं। तो इसके अंदर आपसे जब मैंने बात की थी तो आपको मैंने बताया था आयरन, निकल, क्वार्ट, ये होते हैं जी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इनके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का फिनोमेना भी होता है, वो भी आज देखेंगे कैसे होता है। अच्छा, बेस थ्योरी में क्या था कि मैंने कुछ थोड़ा इसका स्टार्ट भी लिया था, शायद आपको याद हो। कब दी गई? 1907 में। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया, ये भी साइंटिस्ट। अच्छा, फेरो ये जो थ्योरी है फेरोमैग्नेटिक की, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहला जो है ना ये पैरामैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास क्या हो जी, पैरामैग्नेटिक की थ्योरी को एक्सटेंड इसने किया और इसने फेरोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट दिया। ये मैं अगले सेशन में पूछूंगा कि ये क्या होते हैं पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और ये सारी बातें आपसे। ठीक है, अच्छा। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ऐसे मटेरियल जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे पास और फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेट से बनाए जाते हैं, ये भी आप लिख लें। अच्छा, अब बात ये है कि हम देखेंगे कि ये फिनोमेना इसने किस बेसिस पे डिस्क्राइब किया। ठीक है, अच्छा, आपके पास आपको पता है कि फेरो हो चाहे पैरा हो, और ये तमाम के तमाम मटेरियल जो हैं वो एटम से मिलके बने हैं, और हर एटम के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है। और ये परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है ये हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, जहाँ B इज इक्वल टू 0 है। जब B इज इक्वल टू 0 होगी तो आपके पास ये रैंडम ओरिएंटेशन होगी, और इस रैंडम ओरिएंटेशन मतलब के लिए यानी रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट होगी वो भी 0 होगी इन मटेरियल में। क्या कहा जी मैंने कहा यहाँ पर ये कि आपके पास चाहे वो पैरा हो चाहे वो फेरा हो, ठीक है, जो भी हो, हैव
परमानेंट, इसको लिख लें परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी। और ये परमानेंट डायपोल मोमेंट क्यों होगी? क्योंकि ये हम जब बात कर रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ बी है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई होगी तो उसके बाद रैंडम ओरिएंटेशन होंगी। किसकी रैंडम ओरिएंटेशन होंगी? डायपोल मोमेंट्स की। और इस रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से आपके पास जो नेट डायपोल मोमेंट है वो भी जीरो होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना जी वो ये है कि जब आप बी अप्लाई करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे when B is applied, जब आप बी अप्लाई करेंगे तो बेसिकली आप देखना ये चाह रहे हैं, अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं रिलेशनशिप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो वीस ने एक इंट्रोडक्शन दिया डोमेन थ्योरी का। क्या हुआ जी? अगर आप यहाँ पर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो बेसिकली वीस साइंटिस्ट जो था जिसकी नेम पे थ्योरी हमने स्टार्ट की, इसने एक इंट्रोडक्शन दिया डोमेन थ्योरी का। तो वीस थ्योरी बेसिकली सारी की सारी डिपेंड किस पे करती है? ये डोमेन थ्योरी का। तो ये पहले आपने दो तरह के सब्सटेंस पढ़े, पैरामैग्नेट फेरोमैग्नेट, उसके अंदर डोमेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जीरो था, कोई इसमें डोमेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर इसमें ये है कि आपके पास डोमेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जहाँ पर था ना वो ये था कि बोथ हैव सेम डायपोल मूवमेंट होगी पैरा और फेरो में, ठीक है। और फेरो को हम लोग किससे बना सकते हैं जी? अच्छा, इसमें ये था कि ये जो हमारे पास डोमेन्स थ्योरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमारे पास जो था वो डोमेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जस्ट हम लोग कहते थे कि डायपोल मूवमेंट्स हैं।
अच्छा, अब ये जो डोमेन थ्योरी क्लास आ गई है ना, इस डोमेन थ्योरी के अंदर ग्रुप्स बनते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और वो ग्रुप्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो स्पेशल इंटरेक्शन होता है। उस स्पेशल इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं। पहले कभी ग्रुप की सूरत में नहीं हुआ। आपके पास जितनी जितनी डायपोल मोमेंट्स होती थी वो उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी। मगर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर उन ओरिएंटेशंस के ग्रुप बन जाते हैं। और वो ग्रुप किसकी वजह से बनते हैं जी? स्पेशल इंटरेक्शन विल टेक प्लेस। तो इसको आगे देखते हैं कि भाई ये ग्रुप वाली बात क्या है। अच्छा, अब आपने क्या कहा जी? सबसे पहले तो आपने परमानेंट डायपोल मोमेंट ले लिया, मगर आगे जाके आप ये लिखते हैं बट इन केस ऑफ फेरो but in case of ferromagnetic substance, atom of material have some special interaction will take place. इसको भी अगेन देखें, इन दिस थ्योरी फेरो इज मेड फ्रॉम पैरा। पहली बात, फर्स्ट एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बाद आप यहाँ लिख लें ईच एटम हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये मैं मिस कर गया हूँ लाइन में, इसको ग्रीन में यहाँ लिख रहा हूँ। मतलब ये है कि जब आपने ये लिखा है ना, पहले लिखा है आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद आप ये एडिशन कर लें एंड इन ईच केस ईच एटम हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट, बाकी सारा वही रहेगा। और नीचे से आप देखेंगे तो आप नीचे लिख लेंगे बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ईच एटम हैज एटम्स ऑफ मटेरियल हैव सम स्पेशल इंटरेक्शन will take place between atoms of ferromagnetic material। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। देखो, डायपोल मोमेंट जो है एटम के अंदर, उसके अंदर एक फोर्स एक्सर्ट होगी। अब इसकी बात हो रही है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। इन डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम देयर इज फोर्स एक्सर्ट ऑन इट ऑन ईच डायपोल मोमेंट। ड्यू टू दैट फोर्स डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम tend to align in particular direction। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने के बाद क्या करेंगे जी? फॉर्म अ ग्रुप। और ये ग्रुप किस लिए बन रहा है? क्योंकि देयर इज एक्सचेंज ऑफ कपलिंग इज टेक प्लेस इन फेरोमैग्नेटिक एटम ऑफ मटेरियल। और साथ आप नीचे लिखेंगे कि नो ग्रुप इन इज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल बट सम स्पेशल इंटरेक्शन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इस स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन एटम में होने की वजह से आपके पास एक ग्रुप बनेगा। और ऑल दोज एटम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो ग्रुप बनेंगे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बनेंगे। ये मेरे ख्याल लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो यही बात मैंने यहाँ आपको बताई है अभी। तो अगर ये नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 1 मिनट है। एक यानी ये जो डोमेन थ्योरी है इसके अंदर एक न्यू कंसेप्ट अराइज हो गया, और वो है जी सम स्पेशल इंटरेक्शन। और ये सम स्पेशल इंटरेक्शन किसके दरमियान होगा भला? एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के दरमियान होगा। और इससे पहले जो हमने
पैरामैग्नेट पढ़ा या डायमैग्नेट पढ़ा, उसके अंदर हमारे पास कोई ग्रुपिंग नहीं होती थी। उसके अंदर होता ये था कि वो जितने डायपोल मोमेंट हैं वो एक अपने कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रखते थे। और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन कब होती थी? जब हम लोग उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते थे, तो हमारे पास क्या होता था, वो तमाम के तमाम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इख्तियार कर लेते हैं। अभी इसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये कैसे भला तुम्हें नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों को कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल। देखो, अगर स्क्वायर बॉक्स मैंने ये लास्ट टाइम मेरे ख्याल बना के भी को दिखाई थी, मगर टाइम मेरा ख्याल ओवर हो गया था, तो अभी इसको हम आज बना लेते हैं। ये बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, ये जो सबसे ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है ना, इसके ऊपर तुम लिख लो B इज इक्वल टू 0। इस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ऑब्वियसली जब B 0 होगी तो आपके पास आप इस तरह से वो डायपोल मोमेंट्स को ड्रॉ कर लें। तो आप ये देख सकते हैं जब B 0 है तो रैंडम ओरिएंटेशन है, कोई ऊपर कोई नीचे कोई राइट कोई लेफ्ट। ठीक है जी, ये सबको नजर आ रही है डायग्राम? नहीं, ये सब बैठे सो रहे हो? अली जैन, हाफिज, आ अमीन रही है सर, सर। सर समझ आ रही है। कॉस नहीं आया आज? जी सर, मौजूद हूँ मैं। तो यार ये लोग सिर्फ हैं 15, ये वही लोग मेरे ख्याल एब्सेंट होंगे, जफशान सलीम नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक नहीं होगा, उनके नाम जुबान नहीं आ रहे सबके। ये 4-5 शहजादे हैं ना जो। अच्छा, पहला तो कंसेप्ट ये हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आपको पता है कि इसमें हमने बात क्या की है, ग्रुपिंग की बात की है। और ये ग्रुपिंग किसकी वजह से होगी? ये बेसिकली डोमेन थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पर आया है। तो अब इस ग्रुपिंग को यहाँ पे ना इस फिगर के अंदर डिफाइन करते हैं कि भाई ये ग्रुपिंग वाला किस तरह से है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो देखें, आज की क्लास ये नजर आ गया आपको? देखें, पूरे पूरे पोर्शन के ग्रुप बन गए नहीं? यस सर। यस सर। ये जो बिहेवियर है ना जी, ये होगा
जी सर। सिर्फ उसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बी भी अप्लाई की है। अभी ये सारी की सारी एक ओरिएंटेशन में नहीं है, हालांकि बी की डायरेक्शन अगर देखो तो तुम्हारे ऊपर मैं डायग्रेशन उसकी डायरेक्शन बनाई है, और बी की डायरेक्शन देखो मैं ब्लैक एरो से बी के ऊपर शो कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में लगाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे ओरिएंट अभी इस फिगर में नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि डोमेन हमें नज़र आ रही हैं, और वो डोमेन एक ग्रुप की सूरत में नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ग्रुपिंग अंदर हुई हुई है, और इससे पहले जितने मटेरियल हमने पढ़े उसमें इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, ठीक है। बस सारे के सारे वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एक डायरेक्शन में हो गए थे, हम कहते थे लो जी बात ख़त्म हो गई। तो खैर अब जब हमने इसको ड्रा किया यहाँ पर तो ये बन गई, और अभी तक हमने देखा कि ये अब होगा, ये जब बी आपने अप्लाई कर दी है ना, एक चीज़ ऐसी आएगी कि ये सारी के सारी डोमेन नज़र आ रही है ना, ये जो अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये अपने आप को अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर दोबारा नीचे बनाओगे ना तुम लोग, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो ये तुमने यहाँ बनाया, ठीक है, फिर तुमने ये बना लिया, और इसके बाद तुम लेट्स सपोज ये एक बनाते हो, फिर तुम ये एक बनाते हो, ठीक है। तो अब होगा क्या, तुमने क्योंकि बीज अप्लाई की है वो इस डायरेक्शन में है, तो डोमेन्स अपने आप को ना अलाइन करने की कोशिश करेंगी और हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसी बोला, वो तमाम की तमाम अब इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। बेशक कोई डायरेक्ट स्टेट ना हो, कोई थोड़ा सा ऊपर हो रहा होगा, तो कोई इस तरह तुम नजर आएगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। अब ये पहले ऐसे थी तो ये अब ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे थी तो ये अपने आप को ऐसे कर ले। हाँ ये क्लियर हो गया मामला। तो ये इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर देती हैं, और जब ये 100% अपने आप को अलाइन कर देती हैं द डायरेक्शन ऑफ फीड, तो मैंने एक वर्ड यहाँ टर्म यूज की थी उसको क्या कहते थे हम भला? मैग्नेटाइजेशन। नहीं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता था, एक स्ट्रॉन्ग था, और इस तरह मैंने एक स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज किया था। स्पॉन्टेनियस कब होती है? वो तो आपने कहा था कि अगर आप फील्ड अप्लाई ना भी करें तो वो तो उनकी जो है ना तो फेरोमैग्नेटिक उनकी वो होती है मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ वो भी, वो तो आगे पढ़ते हैं, ये आइल्स के लेक्चर में कवर हो जाएगा सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हम कह देंगे कि भाई मटेरियल आपका स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है। जब हम स्ट्रांगली का वर्ड साथ लाएंगे, आप देख सकते हैं सारी की सारी डोमेन जो है वो एक ना एक डायरेक्शन में चली गई। तो खैर यहाँ से अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो हमने थ्योरेटिकल वर्क डिस्कस किया, जैसे हमने पहले कुछ चीज़ों को देखा है ना, आप जानते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अब इसको देखेंगे। तो ये क्या थी जी, ये आपके पास डोमेन थ्योरी थी, और इसमें एक सम स्पेशल इंटरेक्शन की वजह से ग्रुपिंग होती है बकायदा। इससे पहले जो आपने डायमैग्नेट पैरामैग्नेट पढ़ा, उसके अंदर इस किस्म की कोई ग्रुपिंग वाली कोई सूरत हाल नहीं थी। और एटम के अंदर जब डायपोल मूवमेंट है, और उस डायपोल मूवमेंट पे जब आप फोर्स, उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स है। किसके अंदर फोर्स है जी? डायपोल मोमेंट के अंदर कोई ना कोई एक फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से वो डायपोल मोमेंट अपने आप को अलाइन करेगा इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा तो उसमें क्या बनेंगे जी? ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और इसके ये क्यों बने? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक्सचेंज फिनोमेना है, कपलिंग का एक्सचेंज फिनोमेना है। और ये किसके दरमियान होगा जी? एक्सचेंज फिनोमेना एटम्स के दरमियान होगा।
अच्छा, अब आपके पास इसमें जो है एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो देखें उससे समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्टूडेंट की ग्रुपिंग क्लास में होती है ना, किस लिहाज से ग्रुपिंग मैं कह रहा हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि जी लैब के ग्रुप्स बना लें। हम टीचर कहता है ना कि जी आप ऐसे करें कि जी लैब के 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लें, ठीक है। तो जब हम बात ऐसे करते हैं कि जी 5 स्टूडेंट्स ग्रुप, तो देखें ग्रुप उसी सूरत में बनेंगे जिन स्टूडेंट्स की आपस में बनती है। जिनकी आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम है वो ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, आपके पास ये एग्जांपल एक हमने दी है, तो जिनके मिजाज एक जैसे मिलेंगे वो ग्रुपिंग में जल्दी आ जाएंगे और वो अपने आप को कहेंगे जी मेरा ग्रुप इसके साथ बने। तो अब जब हम पढ़ते हैं जनाब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फोर्स देते हैं जिसको आप कह रहे हैं बी, तो हमने देखना ये कि हमें कितनी फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये अलाइनमेंट हो, ठीक है। और डायपोल मूवमेंट जो आपके पास है इसमें, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये कितनी फोर्स आप दें कि वो तमाम की तमाम अलाइन अपने आप को कर लें, ये देखना है, ठीक है। इसमें 2 तरह की फोर्सेस को आपने ब्रेक करना है और फिर ही आपकी डायपोल मूवमेंट जो हम अलाइन होंगी। तो आप कह सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर देयर, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सोचा इस पे रात को, मैंने जब ये इसको मैं देख रहा था कि क्या एग्जांपल देनी चाहिए बच्चों को। देखें इसमें ये है कि 2 स्टूडेंट्स की या 2 कोई सिटीजन्स हैं उनकी लड़ाई जब होती है ना आपस में, तो वो लड़ाई 2 की हो रही होती है, मगर उनके दरमियान एक इर्द गिर्द जो है ना वो हजूम बन जाता है। यही हाल छोटे बच्चों का आपने देखा होगा। तो उनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक तो सबसे पहले आपको करना ये पड़ता है कि जो आपको वो पीपल का क्राउड नज़र आता है ना, उस क्राउड को आप ख़त्म करते हैं। पहली फोर्स तो ये हो गई कि इर्द गिर्द जो क्राउड बना हुआ है उसको तो आप ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट फोर्स जो है ना वो ये होती है कि उनके आपस के दरमियान की लड़ाई को आप ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो एक फोर्स आप उस पर लगाते हैं कि यार तुम लोग आपस में एक दूसरे को छोड़ दो। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये जी एग्जाम्पल सर। यस सर। दे रहा हूँ ताकि तुम्हें वो क्लियर हो जाए इसका पॉइंट। तो अब सॉलिड के अंदर क्या होता है जी, एटम एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक मॉलिक्यूलर फोर्स जिसको आप कहते हैं वो प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली। तो उसको तोड़ना है और फिर आप उनको अलाइनमेंट करने के लिए जो फोर्स देंगे एक वो सेकंड फोर्स होगी, और वो आप डोमेन पे अप्लाई करेंगे कि भाई अब तुम्हारे इर्द गिर्द की फोर्स खत्म हो गई हैं, अब तुम अपने आप को अलाइन करो, ठीक है। तो 2 तरह की फोर्सेस हमें चाहिए होंगी इस फिनोमिना को पढ़ने के लिए और अलाइनमेंट करने के लिए और इस किस्म की सारी सूरत हाल को समझने। मैं अब वो ब्रेक नहीं करूंगा आज, मैं डायरेक्ट इसके बाद क्लास ज्वाइन करूंगा, तो सब लोग जो है ना जी वो फौरन ज्वाइन करें, ठीक है। सर आज क्विज तो नहीं है? नहीं क्विज अभी इस क्लास में नहीं है, अगली में भी शायद ना लूंगा, कोर्स पड़ा है वो कंप्लीट करना है। जी सर, वैसे भी हमारे 2 क्विज रह गए तो हैं और अभी क्विज, हमारे पास 3 क्लासेस हैं। हाँ तो वो क्विज तो हो ही जाएंगे, असाइनमेंट्स का थोड़ा मसला है, वो अब देख लेना उसको। सर असाइनमेंट भी 5 हो गई हैं। क्योंकि यार वो 8 कंप्लीट कर लो ना, वो 5 दे लिए तो 3 और दे लो। वो तुम्हें पता है कि मेरी असाइनमेंट कोई एक्स्ट्रा नहीं होती कोई, वो मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम लोग उसको लेक्चर तैयार कर लो, उसकी असाइनमेंट दे दो, ये सब जी लोगों को सर। पता है ना। सर वो मेरी अटेंडेंस रह गई है, पहले भी मेरी एक रही थी और वो अभी तक भी एब्सेंट है, आज फिर मेरी रह तो गई तुमने अटेंडेंस। लगाई क्यों नहीं? मैंने तो अटेंडेंस उस टाइम सेट कर दी थी। जी सर, वो मुझे याद ही नहीं रहा कि अटेंडेंस मैंने मार्क करनी है। चलो अब अगली सेशन में देखते हैं इसको, फिलहाल तो बेटा सेशन खत्म हो गया। तो ये जनाब वाला है सारी सूरत हाल। देखा जाए तो प्रोजेक्ट तुम लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, हो गए सबके प्रोजेक्ट? नहीं सर, अभी तक तो थीसिस लिख रहे हैं। तो कि अभी तक चैन थीसिस लिखने कितने चैप्टर लिख लिए हैं, 1 2 3 भी लिख लिए? सर सर एक लिखा है अभी। आप किस पे कर रहे हो वैसे?